Welcome students, 9th standard science, physics chapter gravitation. अब आपको मीनिंग मालूम है what is gravitation. This is one type of force, right? ये हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था अंडर द टॉपिक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. Because for this gravitational force to exist, the two objects should not be in contact with each other. ये बात हमने डिस्कस की है. इस ग्रेविटेशन पार्ट पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स भी कवर करने हैं, पर वो आज के सेशन में नहीं करेंगे. पहले आपको ये लॉ समझ के लेना होगा. ये लॉ के बाद आपको और थोड़ी चीज़ें क्लियर होने लग जाएंगी कि वाई सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. क्यों वो एक ऑर्बिट में ही घूम रहे हैं, वो ऑर्बिट से दूर जाना या ऑर्बिट से अंदर अर्थ तक आकर क्यों नहीं गिरते हैं, ये एक पॉइंट है. तो ये सब आगे का डिस्कशन रहेगा. आज हम पहले देखते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है. सो ग्रेविटेशन इज नथिंग बट अ फोर्स विथ विच एवरी ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ. ये उन्होंने सब इंट्रोडक्शन में आपको दिया है. हियर इट इज. We have observed that an object dropped from a height falls towards the earth. We know that all planets go around the sun. The moon goes around the earth. In all these cases, there must be some force acting on the objects, on the planets and on the moon. Isaac Newton, ये नींद कर रहा होता तो फिजिक्स ही नहीं बनता, पर ये जागा हुआ था, इसने हर एक चैप्टर बनाया और आपको आपकी तकलीफ बढ़ा दी. सो आइजैक न्यूटन कुड ग्रास्प दैट द सेम फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज, जो भी अभी हमने पॉइंट्स पढ़े. बाय ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ, मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, मूवमेंट ऑफ मून अराउंड द अर्थ, देयर इज सेम फोर्स रिस्पॉन्सिबल एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. और अब हम इस चैप्टर में बहुत सारे टर्म्स डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन के, बट फॉर टुडे वी विल जस्ट डिस्कस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ये लॉ क्या है और इसके फॉर्मूला के ज़रिए इस पे न्यूमेरिकल स्केचअप कैसे पूछे जा सकते हैं, ये आज का पॉइंट डिस्कस करेंगे. सो लेट्स सी द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज स्टेट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ध्यान से समझ के लो. सेंटेंस इज वेरी इजी. इन दिस यूनिवर्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट. एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स. तो हर कोई दो ऑब्जेक्ट्स एक फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं विथ अ फोर्स which is directly proportional to the product of their masses, which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. ये अच्छे से क्लियर कर लो. अगर यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हो, एक के मास को मैंने कैपिटल एम लिखा, एक के मास को स्मॉल एम लिख दिया. अगर ये उनके मासेस है, एक का कैपिटल एम और एक का स्मॉल एम, these two objects will attract each other with a force which is directly proportional. Directly proportional के लिए ये सिंबल है. हमने यही सिंबल सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में भी यूज किया था. So every object in the universe attracts every other object with a force which is directly proportional to the product of their masses. जो भी दो ऑब्जेक्ट्स के मासेस होंगे उनके प्रोडक्ट को ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अब आपको ये मीनिंग क्लियर होना चाहिए. व्हाट डज दैट मीन? ये सेंटेंस तो पढ़ लिया कि द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. इसका मतलब क्या है? आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का पॉइंट मालूम रहना चाहिए कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स का मास ज़्यादा है, देयर प्रोडक्ट विल बी मोर, देन द फोर्स बिटवीन देम ऑल्सो विल बी मोर.
For example, if an apple is hanging on a tree or ground यानी earth, right? Definitely earth exerts force on apple, apple exerts force on the earth as well. अब आप डाउट करोगे ये क्यों? लॉ भूलो मत. Every object in the universe attracts every other object. So an apple also exerts a force of attraction on the earth, and earth, that is ground, also exerts a force on apple. तो क्या होगा, जमीन ऊपर चली जाएगी या एप्पल नीचे आके गिरेगा? That is another point to be discussed. But every object in the universe will attract every other object with a force which is directly proportional to the product of their masses. अब इसका मतलब कि एप्पल और अर्थ के बीच में फोर्स ज़्यादा रहेगा कि अर्थ और मून के बीच में फोर्स ज़्यादा रहेगा? रियांश, आंसर दिस क्वेश्चन. एप्पल और अर्थ के बीच में फोर्स ज़्यादा रहेगा या अर्थ और मून के बीच में फोर्स ज़्यादा रहेगा? सर आई थिंक इट इज़ अ सिंपल पॉइंट कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स है, अभी अभी बात क्लियर हो गई कि दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. जितना दो ऑब्जेक्ट्स का मास ज़्यादा, उनका प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाएगा. मतलब ये वैल्यू जब बढ़ गई तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, और इसीलिए अर्थ और मून के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एन एप्पल. क्योंकि अगर हम मान ले कैपिटल एम अर्थ है और स्मॉल एम, एक जगह एप्पल होगा एक जगह मून, तो मून का मास भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रहने वाला है एप्पल के जगह से. तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस विल बी मोर इन दिस केस. हेंस दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट टू बी कंक्लूडेड, दैट दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. एंड एक और चीज़ है, एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के लिए सिंबल यही लिखेंगे हम 1 लिखते हैं, याद रखो. कोई भी दो चीज़ें अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं तो हम 1 लिखेंगे. सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए ये साइन देकर हम 1 लिखेंगे. अब ये किसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. और दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस जो है शुड बी टेकन फ्रॉम द सेंटर. तो लेट सपोज दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड दैट डिस्टेंस वी विल डिक्लेयर इट एज d. दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में मान लो हमने d डिस्टेंस पकड़ा है. सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. ये दोनों लॉ के ज़रिए बातें बोली गई है जिसको हमने खाली अल्फ़ाबेटिकली, हम बोल सकते हैं मैथमेटिकली लिखने जा रहे हैं. अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है? अगर एक चीज़ बढ़ गई तो दूसरी चीज़ भी बढ़ जाती है. मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट्स में से किसी भी एक का मास अगर बढ़ गया तो उनके बीच का फोर्स भी बढ़ जाता है. लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या है? कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया, इफ़ d इंक्रीजेस f डिक्रीजेस, इसको बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. अगर एक चीज़ बढ़ रही है उस वजह से अगर दूसरी चीज़ घट जाती है तो हम बोलते हैं उनके बीच में रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है. अब इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो बढ़िया, ये एग्जाम्पल, द अमाउंट ऑफ मार्क्स और द मार्क्स यू स्कोर इन एग्जाम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम यू वेस्ट. सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं. अगर आपने ज़्यादा टाइम वेस्ट किया तो मार्क्स कम मिलते हैं. एक सिंपल एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए, आपने अगर ज़्यादा टाइम वेस्ट किया तो आपको मार्क्स कम मिल सकते हैं. ये एक एग्जाम्पल से आप समझ जाना कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का एग्जाम्पल. तो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर डिस्टेंस बढ़ते गया तो बट ऑब्वियस है उनके बीच में जो फोर्स इम्पैक्टफुल रहने वाला है वो कम होते जाएगा क्योंकि उनका डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है.
So more the distance, less will be the force. But more the mass between the two mass of the two objects, more will be the force. तो ये है वो लॉ जिसको अभी हम मैथमेटिकली कंक्लूड करेंगे. द फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स. तो सेंटर टू सेंटर दो ऑब्जेक्ट्स की ये लाइन ज्वाइन करके रखनी है आपको टू काउंट द डिस्टेंस. फिर ये सब देखो आप, ये कोई डेरिवेशन नहीं है, ये वही सेंटेंस जो अभी हमने लॉ का रीड किया था उसको ही ये खाली मैथमेटिकली कंक्लूड करने जा रहे हैं. देखो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. फिर इन दोनों को कंबाइन किया जाएगा. तो कंबाइन कैसे करेंगे हम? F विल बी प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M डॉट स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर. इन दोनों इक्वेशंस को मर्ज कर लिया. और आपको एक पॉइंट ये याद आना चाहिए कि जब भी प्रोपोर्शनल साइन हम हटा देते हैं, वी हैव टू राइट सम कांस्टेंट. यहाँ पर लिखना है हमको कैपिटल G विच इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स विल हैव दिस फॉर्मूला विच इज कैपिटल F इज इक्वल टू कैपिटल G डॉट कैपिटल M डॉट स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर. तो ये डेरिवेशन बोल ही नहीं पाएंगे हमने खाली सेंटेंस को मैथमेटिकली फॉर्मुलेट किया है और इस हिसाब से ये कंक्लूडिंग पॉइंट पर हम आ गए हैं. सो व्हाट इज दिस F हियर? This F here is gravitational force. With this formula, we can actually calculate the gravitational force between two objects under the condition their mass should be given to you and the distance between them should be given to you. अगर ये तीन चीज़ें आपको दी जाए, दो ऑब्जेक्ट्स का मास और उनके बीच का डिस्टेंस, तो हम कैपिटल F की वैल्यू निकाल सकते हैं. लेकिन आपको ये फॉर्मूला में एक और चीज़ दिख रही है, दैट इज कैपिटल G. नाउ वी हैव टू कवर रिगार्डिंग दिस पॉइंट. व्हाट इज दिस कैपिटल G? आपको ऐसे लिखना होगा आफ्टर यू राइट. एक बार ये प्रोपोर्शनल साइन निकालकर हमने ये कैपिटल G लिख दिया फॉर्मूला में, तो आपको लिखना होगा वेयर कैपिटल G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. वेयर कैपिटल G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. और इसकी एक वैल्यू भी है जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट 1 मार्क का क्वेश्चन बन के पूछी जाती है. सो आई राइट दैट ऑल्सो. बट पहले आप इतना ध्यान रख लो दैट दिस कैपिटल G इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. अब मुझे ये लॉ का एक सबसे रियल लाइफ इम्प्लीकेशन बताना है आपको कि आपने अभी ये लॉ तो पढ़ लिया. This law is the major reason behind astrology. Astrology is also one science. अब लोग उस पर बिलीव नहीं रखते हैं क्योंकि बहुत सारे हम बोल पाएंगे गलत एस्ट्रोलॉजर्स निकले या उन्होंने गलत प्रेडिक्शंस किए. दैट इज ऑल द स्टफ. बट एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन मान लो गलत हो रहा हो तो उसका मतलब ये नहीं कि एस्ट्रोलॉजी साइंस गलत है. अब एस्ट्रोलॉजिकल साइंस क्या कहता है कि प्लैनेटरी मूवमेंट्स अफेक्ट ह्यूमन बिहेवियर. अब ऐसे क्यों? पहले अर्थ और मून की बात करते हैं. अभी अभी हमने लॉ पढ़ा दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट, करेक्ट? और फिर आपको अर्थ और मून का मालूम रहना चाहिए कि अर्थ और मून के बीच में भी कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. बट ना ही अर्थ मून की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ना ही मून अर्थ की तरफ. पर मून का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ पे देखा जा सकता है. एंड दैट पॉइंट कैन बी, हियर यू कैन रीड, द टाइड्स ड्यू टू मून एंड द सन. आपने देखा होगा फुल मून डे, हाई टाइड, लो टाइड, मतलब वाटर की वेव्स जब मून पूरा दिखाई दे रहा है तब उसका ग्रेविटेशनल पुल सबसे ज़्यादा अर्थ पे रहता है. तब हाई टाइड, पानी का लेवल बढ़ जाता है, वेव्स ज़्यादा जनरेट होती हैं. तो मून का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ पर अगर देखा जाए तो वाटर पर आ रहा है.
क्योंकि वो अर्थ को पूरा नहीं खींच सकता। अर्थ का भी मास, अर्थ का तो मास मून से भी ज़्यादा है, तो मून का ग्रेविटेशनल पुल अर्थ में बहुत ज़्यादा फियर्सफुल वाटर में मूवमेंट लाने में रिस्पॉन्सिबल है। तो वही बात अगर ह्यूमंस पे अप्लाई करें, वी ह्यूमंस आर मेड अप ऑफ 70% लिक्विड। आप कहोगे देन व्हाट? तो सारे प्लैनेट्स की मूवमेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉज करती है अर्थ पे। तो अब अर्थ के सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को तो वो नहीं खींच के निकालेगी, लेकिन वाटर पर ये मूवमेंट, वाटर पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का असर बैठता ही है, और उससे बोलते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर इज़ अफेक्टेड। वाटर की मूवमेंट से ह्यूमन बिहेवियर अफेक्टेड है। अब उसके ऊपर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बट एवरी प्लानिटरी मूवमेंट व्हेन इट कम्स क्लोज टू द अर्थ, या किधर कितने भी डिस्टेंस पे वो रहे, दे विल एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। तो उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ह्यूमन बिहेवियर अफेक्ट होता है। क्लोज प्लैनेट्स जितने भी हैं उनका तो डेफिनेटली अफेक्ट होता है, दूर के प्लैनेट्स का इतना नहीं बोल पाएंगे हम। So this is the astrological science that every planetary movement will affect human behavior. That is because of this law. Every object in the universe attracts every other object. हाँ, उसके बाद उन्होंने predictions जो बनाई, कितनी सच है कितनी गलत है वो सब अलग बात है, but these planetary movement will affect human behavior. ये पॉइंट एक आपको बताना था। तो ये वो लॉ के ज़रिए अभी हमने एक फॉर्मूला कंक्लूड किया है। सो आफ्टर दिस फॉर्मूला अब ये जी के बारे में देखेंगे। जी इज़ दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये प्रोपोर्शनल निकालने के बाद जब हम एक कांस्टेंट लिखते हैं तो उसको कहेंगे हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एंड इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इसका वैल्यू भी है और इसका SI यूनिट भी है। कैसे फाइंड करेंगे देखेंगे। द वैल्यू ऑफ कैपिटल G वॉज फाउंड आउट बाय हेनरी कैवेंडिश। आपको ये 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नोट इट डाउन, वर्ड लिख देना है। बाय यूजिंग अ सेंसिटिव बैलेंस। अब ये टर्म आपको नहीं है कि उसने ये कैसे ढूंढा। अब ये यूनिवर्सल कांस्टेंट वैल्यू है, यानी आपको अभी मैं इस 2 मिनट बाद न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ, वेयर वी विल फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून, बिटवीन अर्थ एंड सन। तो तब आपको कैपिटल G की जो अभी वैल्यू लिखने जा रहे हैं हम, वो फिक्स ही रखनी है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। द एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ कैपिटल G इज दिस 6.673 इंटू 10⁻⁻11। 6.673 इंटू 10⁻⁻11, और उसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब आपको ये यूनिट देखकर थोड़ा भयानक लगेगा, ये सब क्या है। अब ये एक ऐसा यूनिट है, आपको ऐसे 11th-12th में फिज़िक्स के 30 to 50 ऐसे फिज़िकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स आपको लर्न करने होंगे 11th-12th के फिज़िक्स में। अब ये यूनिट आया कैसे, ये जानना ज़रूरी है। अब ये G का यूनिट है, राइट, और यहाँ पर है G। ट्राई टू फॉर्म अ फॉर्मूला ऑफ कैपिटल G। अगर कैपिटल G का हमको फॉर्मूला बनाना पड़े तो हम क्या करेंगे, पहले D स्क्वायर को ऊपर भेज देंगे, तो वो किसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, F इंटू डी स्क्वायर, F इंटू डी स्क्वायर, ये होगा ओल डिवाइडेड बाय हम ये दोनों m को इस तरफ नीचे भेज देंगे। हमको G का वैल्यू निकालना है, तो G एक्चुअली ऐसे रहेगा, मतलब G अकेला राइट में रहना चाहिए, फिर F इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन कैपिटल M इंटू स्मॉल m। आपको ये याद रखना, यही टेक्निक यूज़ करनी होगी जब 11th-12th में आपको फिज़िक्स के ऐसे SI यूनिट्स, दिस इज़ SI यूनिट ऑफ कैपिटल G, तो आपको ऐसे याद रखने होंगे, तो आपको ऐसे फॉर्मूला बनाना होगा। हमने मोमेंटम के लिए भी ऐसे ही किया था। मोमेंटम का फॉर्मूला ही था मास इंटू वेलोसिटी, तो मास के लिए kg डॉट वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड, तो ये बन गया यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो G का एक बार ये फॉर्मूला हमने बना दिया।
अब हम इनके यूनिट्स लिखते जाएंगे, इनके एसआई यूनिट्स। फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन डॉट डी इज डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर है तो क्या होगा मीटर स्क्वायर अपॉन मास इंटू मास, केजी इंटू केजी will become kg square, and this is how we have obtained the SI unit of capital G, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, क्योंकि कैपिटल जी का फॉर्मूला ही यही था जो हमने यहाँ से भी क्रिएट किया और इनके यूनिट्स लिखते गए तो ये SI यूनिट बन गया। तो आपको SI यूनिट और वैल्यू दोनों अच्छे से याद रखनी है। आगे चल के इसी चैप्टर में आगे एक नया टर्म आने वाला है स्मॉल जी, which will have different meaning, which will have different value, different SI unit, and there is a very important question, distinguish between capital G and small g। दिखने में बढ़िया क्वेश्चन लगता है, distinguish between capital G and small g। टर्म्स मालूम होने चाहिए, उनकी वैल्यूज मालूम होनी चाहिए, तो हम तब देखेंगे। तो व्हाट इज कैपिटल G फॉर नाउ? इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इट हैज दिस वैल्यू which is always fixed all over the universe, and it was discovered by Henry Cavendish। तो ये है फोर्स का फॉर्मूला बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। आपको दोनों का मास दिया रहना चाहिए और उनके बीच का डिस्टेंस दिया रहना चाहिए। कैपिटल जी की वैल्यू अब आपको इंट्रोड्यूस कर दी है मैंने। सो दिस इज द फॉर्मूला विच वी हैव नाउ कंक्लूडेड यूजिंग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इस पर न्यूमेरिकल्स 3 ही है मुश्किल से, इस पर ज़्यादा डिफ़िकल्ट कुछ पूछा नहीं जाएगा। अब कैसा सम्स पूछते हैं आप एक क्वेश्चन पढ़कर ही समझ जाओगे। मास ऑफ अर्थ दिया है, मास ऑफ मून दिया है, आपको दिखना चाहिए दो ऑब्जेक्ट्स का मास दिया है तो यही फॉर्मूला है। एंड डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून भी दिया है, वेरी गुड। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन मून, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन मून। और कैपिटल जी की वैल्यू बहुत बार आपको राउंड ऑफ करके देंगे, तो हमने 6.673 लर्न करके रखना है इफ़ इट इज़ आस्क्ड फॉर 1 मार्क। अब न्यूमेरिकल में बहुत बार आपको राउंड ऑफ करके देंगे 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है, वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। लेकिन अगर आपने केजी स्क्वायर को ऊपर लिया तो kg⁻² हो जाएगा, ये हमने पहले भी देखा है। तो ये देते वक्त ऐसे देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर डॉट kg⁻², तो आपको समझ जाना है कि वो पर केजी स्क्वायर ही है, राइट। नाउ वी स्टार्ट विद द सम। आपको दोनों का मास दे के रखा है, दैट इज आप एक को कैपिटल एम दूसरे को स्मॉल एम बोल सकते हो। और मैं आपको इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ बताने वाला हूँ विच विल हैव टू फॉलो इट विदाउट फेल। मास ऑफ अर्थ दिया है 6 × 10⁻24, स्मॉल एम मास ऑफ मून 7.4 इंटू 10⁻22 kg। ये हो गया दो चीज़ें। डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3.84 इंटू 10⁻5 किलोमीटर। अब किलोमीटर नहीं चलेगा, यहाँ पर यूनिट देख रहे हो आप, इट इज़ मीटर स्क्वायर। तो क्या करेंगे, 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, मतलब इंटू 1000 करना होगा, एंड इंटू 1000 मतलब 10⁻3, and with that this will become 3.84 into 10⁸ meter। okay, powers add हो गए। now we will write the formula to find the gravitational force between earth and moon। ठीक है, कैपिटल G is fixed, हमको उसका वैल्यू मालूम है कितना है 6.7। अब 673 मत लिखते बैठो, 6.7 इंटू 10⁻⁻11 इंटू देन कैपिटल M is mass of earth 6
इंटू 10⁻²⁴. फिर स्मॉल m मास ऑफ मून इंटू 7.4 इंटू 10⁻²⁴, होल डिवाइडेड बाय d स्क्वायर. अब डिस्टेंस क्या है? 3.84 इंटू 10⁻8 का ब्रैकेट स्क्वायर. अब देखकर थोड़ी हालत ख़राब हो गई कि ये इतना भयानक कैलकुलेशंस कौन करेगा. मैं भी नहीं करने वाला. आंसर इज यू विल हैव टू लर्न द आंसर. आप शॉक हो गए. लर्न मतलब लर्न करना आंसर. यस, यू विल हैव टू लर्न द फाइनल आंसर. जिनको बहुत अच्छे से शौक जागा है, दे कैन वेस्ट देयर टाइम एंड डू दिस कैलकुलेशंस. अदरवाइज आई एम नॉट इंटरेस्टेड. और मैंने ये अभी नहीं, मैं रिकॉर्ड करके ही बता रहा हूँ, मैं अभी नहीं, मैंने लास्ट 10 साल में ये बात सब बैच को कही है कि ये कैलकुलेशन आपकी स्कूल टीचर भी नहीं करने वाली, तो आप कौन होते हो करने वाले. क्या करेंगे हम? एक और स्टेप थोड़ा इधर उधर सजावट करके मर्ज कर लेंगे टर्म्स को, एंड देन यू विल हैव टू लर्न द फाइनल आंसर. आप कहोगे वैल्यू बदल कर आई तो अर्थ का मास और मून का मास बदलने वाला है, डिस्टेंस बिटवीन देम वोंट चेंज. यानी ऐसा क्वेश्चन 2 है टेक्स्ट बुक में. फाइंड द फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून, फाइंड द फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन. तो तब मास फिक्स रहेगा, डिस्टेंस फिक्स रहेगा. देन व्हाई यू हैव टू वरी. ये चेंज नहीं करते हैं डेटा. कुछ स्कूल एग्जाम्स में पूछे गए हैं पर डेटा कभी भी चेंज नहीं किया है. मतलब आप चाहो तो इन 3 नंबर्स को यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख देना इफ़ यू वांट. मैं तो अभी यहाँ पे खाली रखने वाला हूँ. मैं इन तीनों को मर्ज करूँगा यूजिंग इंडाइसेस. a⁻m इंटू a⁻n. तो ये होगा 10⁻24 इंटू 10⁻22 विल बिकम 10⁻46. 10⁻46 इंटू 10⁻11 विल बी 10⁻35. ये तीनों का आप चाहो तो उतना दिखा सकते हो एग्ज़ाम के वक्त, अभी भी आप खाली रखो तो चलेगा. अपॉन 3.84 का स्क्वायर कौन करते बैठेगा, टाइम किसके पास है. अब ये दोनों का स्क्वायर होने वाला है तो 10⁻8 का स्क्वायर कुछ 10⁻64 लिख देंगे. ऐसा नहीं है, ये होगा a⁻m इंटू n. 10⁻8 का ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा 10⁻16. इतना करने का तो टीचर को लगेगा भी कि हमने कुछ एफर्ट्स लिए हैं, और फाइनल आंसर लिख देने का 2.02 इंटू 10⁻20 न्यूटन. ठीक है. एंड दिस वे द सम इज ओवर. आप बिल्कुल इसमें डाउट मत करो हम क्यों लर्न कर रहे हैं. आप 2 मिनट ध्यान दो. आपने अगर अब यहाँ पे जी की वैल्यू आपने लर्न कर ली, कैपिटल जी की वैल्यू विच इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. आप स्मॉल जी की लर्न करने वाले हो, तो क्यों ना और 2 लर्न कर दिए तो क्या बिगड़ेगा. दिस इज फोर्स ऑफ force of attraction. This is the gravitational force between earth and moon. You can just write it down in your short notes and आप ये भी लर्न कर लोगे तो क्या बिगड़ेगा. अगर सम आया वर्थ 3 मार्क्स, आप लास्ट आंसर नहीं लिख कर आए तो आपका 1 मार्क कट हो सकता है. और यहाँ पर अपने कुछ कैलकुलेशंस दिखा के रख दिए, डोंट वरी, यू विल गेट दिस मार्क्स डायरेक्ट लिखने का. क्योंकि कोई स्कूल टीचर ये नहीं पढ़ाते बैठेगी अभी 3.84 का स्क्वायर क्या होगा और उसको डिवाइड करके ये आंसर लाना है. So just follow this and learn the final answer. Now we move to the next question, which is in the exercise question number 16. पढ़ते ही आपको आइडिया आ जाएगी कि ये इस फॉर्मूला पर बेस्ड है, राइट. इस चैप्टर में है ही ये एक फॉर्मूला, याद रखना, ये एक फॉर्मूला. और मैंने कहा था, मुझे याद है, ऑल अदर न्यूमेरिकल्स आर बेस्ड ऑन 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन. मैंने आपको ये बात कही थी लास्ट चैप्टर में भी कि 70 to 80% न्यूमेरिकल्स आर बेस्ड ऑन दैट. ये रिमेनिंग सारे न्यूमेरिकल्स उस पर ही है. तो ये देख लेते हैं. कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड सन. करेक्ट. अर्थ और सन के बीच में अब मास ऑफ अर्थ दिया है, आप इसको कैपिटल एम बोल सकते हो. ऐसा ज़रूरी नहीं है जिसका मास ज़्यादा है उसको कैपिटल एम बोलना है. तो ये हो गया कैपिटल एम.
फिर स्मॉल m मास ऑफ सन इज 2 इंटू 10⁻30 kg। अब ये थोड़ा इजी लगेगा आपको क्योंकि वैल्यूज़ क्लियरली नंबर्स में, पॉइंट में कुछ नहीं है, और डिस्टेंस भी डायरेक्ट मीटर्स में देके रखा है। एंड द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू इज, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। सो दैट्स इट। ये तीनों चीज़ें दी जाएंगी। अब आपको जी का वैल्यू नहीं दिया है, तो आपको जी का वैल्यू जो लेना है वो 6.67 लेना है, 3 नहीं लेने की ज़रूरत है। वो जब 1 मार्क के लिए पूछे तब ठीक है, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट आप ये लोगे। सो फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे हम, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन डी स्क्वायर। करेक्ट। कैपिटल जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11, कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 kg, मास ऑफ सन 2 इंटू 10⁻30, होल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1.5 इंटू 10⁻11 स्क्वायर। अब आप अगला स्टेप तो इधर कर ही सकते हो कि आप 6.67 को 6 2 12 और ये इतना करना पड़े तो आप कर लेना एग्जाम में। ये पावर्स को हम एक साथ ही मर्ज कर सकते हैं। 10⁻24 इंटू 10⁻30 विल बी 10⁻54, 10⁻54 minus 11 will be 43, whole divided by 1.5 का स्क्वायर 2.25 इंटू 10⁻11 का स्क्वायर 10⁻22। अब ये वापस कुछ हद तक सॉल्व करने लायक है कि आपने दोनों जगह 100 से मल्टीप्लाई किया और फिर पॉसिबल है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग बहुत रहेगा ये। तो अब आते ही क्वेश्चंस अर्थ एंड मून और अर्थ एंड सन पे है, सो दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू टू लर्न एज अ वैल्यू। जहाँ फॉर्मूलाज लर्न करते हो तो ये भी लर्न कर लेना है। तो इसका आंसर एज पर देयर सॉल्यूशंस इज 3.56 ना देवश्री? हाँ सर। ओके। तो ये आपको क्या हर बार ऐसे आंसर लर्न करने का नहीं है, आपको सिर्फ ये 2 क्वेश्चंस जहाँ पे स्पेसिफिकली अर्थ एंड मून और अर्थ एंड सन पे पूछे तो आपको लर्न करके रखना है। देन आपका डाउट कि कोई और आया तो आपको डेफिनेटली सॉल्व करना है। बोलो। सर वो 22 है। 22। कोई और आया तो आपको डेफिनेटली सॉल्व करना ही है, और ऐसा एक क्वेश्चन है। अब वो सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि उसमें क्या इजी कर दिया है वो आप ही बता देना, एंड दैट विल बी लास्ट सम ऑफ टुडेज सेशन एंड ऑल्सो ऑफ दिस फॉर्मूला which is sum number 1, sum number 3 of exercise। रीड करो और इसमें पिछले 2 सम से क्या इजी है पार्ट है वो देखो, और पहले तो ये क्लियर करो कि यही फॉर्मूला यूज होगा कि नहीं। रेडियस क्यों दिया है? बताता हूँ, पॉइंट, गुड क्वेश्चन, डिस्कस करेंगे। तो ये सम में 2 प्लैनेट्स की जगह पर क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड दैट इज वैल्यू of a gravitational force between Earth and a 1 kg object on its surface. So just imagine this as Earth and the object is on its surface. तो अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा है, करेक्ट? तो देखते हैं, कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ लेंगे 6 इंटू 10⁻24 kg, स्मॉल एम मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट हम 1 m लेंगे 1 kg। अब डी, कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी नेग्लिजिबल और 0 क्योंकि वो तो सरफेस पर है, पर लॉ का सेंटेंस मत भूलो। व्हाट वाज द इंपॉर्टेंट सेंटेंस? हियर इट इज, द फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द 2 ऑब्जेक्ट्स। यानी जो भी आपको 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस लेना है दैट शुड बी बिटवीन देयर सेंटर्स। तो ऑब्जेक्ट तो नेग्लिजिबल छोटे साइज का है, तो उसके सेंटर से अर्थ के सेंटर के बीच का डिस्टेंस लेना है। एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, दिस डिस्टेंस विल नथिंग बट बी द रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट और रेडियस ऑफ द अर्थ। सो डिस्टेंस
will be nothing but the radius of the earth and which is given to you for the first time. क्यों ये रेडियस लेंगे? बिकॉज इस बार ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर है, तो 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर. किसका ये डाउट था? अभी जस्ट क्लियर हुआ क्या? देखो हाँ सर. समझ गए ना. इस बार केविन रेडियस इसीलिए दिया है क्योंकि ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर है, तो हमको अर्थ के सेंटर से ऑब्जेक्ट के सेंटर तक का डिस्टेंस लेना है. अब ऑब्जेक्ट के सेंटर का वो नेग्लिजिबल बन जाएगा पार्ट, बट द डिस्टेंस बिटवीन देन ऑब्जेक्ट एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ विल बी रेडियस बिकॉज ऑब्जेक्ट इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. इसलिए आपको डिस्टेंस की जगह रेडियस देके रखा है. एंड नाउ वी कैन मूव ऑन. एफ इज कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर. अब मैं इसका कैलकुलेशन आपको होमवर्क के लिए दूंगा. डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं होगा ये, देखते हैं. क्योंकि एक प्लैनेट का मास कम आ गया. देखेंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11 ये कैपिटल जी का वैल्यू है. फिर कैपिटल एम 6 इंटू 10⁻⁴, फिर स्मॉल एम तो 1 है, होल डिवाइडेड बाय 6.4 इंटू 10⁻⁶ का ब्रैकेट स्क्वायर. अब 6.67 इंटू 6 करना है इधर, इंटू 10⁻24 -11 13. फिर 6.4 का स्क्वायर इधर आएगा, इंटू 10⁻6 का स्क्वायर 10⁻12. तो अब बस आप ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिख देना. 6.4 का स्क्वायर आप कर सकते हो 6.4 इंटू 6.4 यहाँ, एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर. ये अब आपको मालूम है क्या होने वाला है. ये होगा a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n विल बी a⁻m-n. तो ये क्या हो जाएगा? 10⁻13 - 12 विच विल बी 10⁻1. वो आप 10 इस नंबर को ही मल्टीप्लाई कर सकते हो. मतलब इस बार 10 का कोई पावर नहीं आने वाला है. ये आंसर को ही आप इंटू 10 कर सकते थे. अब मैं इसका आंसर लिख दूंगा आपके वेरिफिकेशन के लिए, पर लकीली देखा ना, इसका आंसर अब जब मैं लिखने वाला हूँ वो लिखने के बाद ये आंसर आपको लर्न नहीं करने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि वो आपको फेमिलियर हो जाएगा थोड़े टाइम बाद. दिस इज द आंसर. फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ये जी का वैल्यू है, स्मॉल जी का, जो हम आगे चल के लर्न करने वाले हैं. बट यूनिट अलग है, मीनिंग अलग है इनका, बस वैल्यू मैं कह रहा हूँ. और फिर आपको यही बात बतानी कि ये टाइप के सम्स अगर आए एग्जाम में तो ये 3 ही रहते हैं. आइदर दे विल आस्क यू बिटवीन अर्थ एंड मून, और बिटवीन अर्थ एंड सन, और बिटवीन अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट ओनली. और कोई नया इस पर पूछा ही नहीं गया अभी तक. तो ये तीसरा जो है अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट का, आपको ये वैल्यू फैमिलियर रहेगी क्योंकि वो जी का वैल्यू रहने वाला है. बट इट विल हैव अ डिफरेंट मीनिंग हियर. वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यहाँ पर वो फोर्स के लिए सेम लकीली वैल्यू इधर आ रहा है. सो जस्ट फॉर योर कन्फर्मेशन, ये कैलकुलेशन बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और 6.4 का स्क्वायर यहाँ पर. हाँ, डिवाइड कैन टेक टाइम, बट एक ट्राई कर लो कैलकुलेशन करने के लिए, एंड ये आंसर क्रॉस चेक करने के लिए कर देना. तो ये है 3 सम्स ऑन दैट फोर्स फॉर्मूला वेर एक्चुअली फोर्स इज आस्क्ड. अब ये फॉर्मूला पर ये 3 सम्स मैं कहूँगा अभी तक 10% ऑफ द टाइम दे आर आस्क्ड, बट 90% ऑफ द टाइम ये फॉर्मूला पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है क्वेश्चन नंबर 6. अब आप सोचो, मैं 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ. 90% ऑफ द टाइम ये टाइप का क्वेश्चन टारगेट किया उन्होंने, और ये वाले नहीं, क्योंकि उन टीचर्स को भी मालूम है इनके कैलकुलेशंस होते हैं, डिफ़िकल्ट लगता है स्टूडेंट को. पर मेरा काम है कराना अच्छे से, एंड दिस वन डेफिनेटली कैन बी ट्राइड. 1 kg ऑब्जेक्ट का तो पूछ सकते ही हैं, बट माई एक्सपीरियंस स्कूल्स ने जो ट्राई किया वो ये वाला क्वेश्चन है. पढ़ो खाली, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे हम. अभी हमने देखा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मास and inversely proportional to the distance. So the questions they ask is, what will happen to the force between the two objects if mass is doubled?
Mass of one object is doubled. Mass of both objects is doubled. If the distance between the objects is doubled, tripled, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कि क्या एक्चुअली चेंजेस होते हैं फोर्स के ऊपर